नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमंच। और लोकमंच में बात करेंगे मॉनसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई की और सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की तरफ। अमरेंद्र, कैसा रहा तीसरा दिन? प्रतिबिंब, अगर बात की जाए मानसून सत्र के तीसरे दिन की तो कामकाज के लिहाज से खासा अच्छा रहा। मानसून सत्र के तीसरे दिन में पहले शून्यकाल उठाया गया। शून्यकाल में विभिन्न दलों के सांसदों ने लोक महत्व के जुड़े हुए काफ़ी सारे मुद्दे उठाए, उस पर अपनी बात रखी और उसके बाद आज लोकसभा ने एक बहुत ही अहम बिल को पारित कर दिया है। आज लोकसभा से एक जो अहम बिल पारित हुआ है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी खासा माना जा सकता है, जिसमें कि कोऑपरेटिव बैंक्स काम करती हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 बिल जो है आज पारित हुआ है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने साफ तौर पर कहा कि ये बिल बहुत खास है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से बदलाव है उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई को जो और पावर दी गई है और आरबीआई को और शक्तियाँ प्रदान करके जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स काम कर रही हैं उन पर रेगुलेट करने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब इस बिल को प्रेजेंट किया था उस टाइम उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की थी। उन्होंने कहा था कि अमेंडमेंट जो है ये बैंकों की निगरानी के लिए नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद ये बैंकों की निगरानी के लिए नहीं है। दूसरा एक अहम बात उन्होंने कही कि आरबीआई जो रेगुलेशन है वो लगातार कर रही 1965 से आरबीआई बैंकों पर नज़र रखती है, बैंकों के नियमीकरण पे कार्य करती है ये। और तीसरा एक अहम पॉइंट उन्होंने बताया कि जो बैंकिंग रेगुलेशन है वो केंद्र का अधिकार है, ना कि राज्य का। चूंकि बहुत सारे सांसदों ने आज चर्चा के दौरान इस बात पे खासा जोर दिया कि कहीं ना कहीं केंद्र के इस विधेयक के बाद जो राज्यों का अधिकार क्षेत्र है उसमें कमी आ सकती है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी इस बात की पुष्टि की कि जिस तरह से बैंकिंग कोऑपरेटिव बैंक्स राज्यों में काम कर रही है उसके जो आर्थिक ढांचे पे है इस बिल का असर आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव एक्ट के 1912 के मुताबिक जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो स्टेट के साथ साथ राज्यों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम करती है, जिले स्तर पर भी काम करती है और इकोनॉमिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा और खासा इसको माना जा सकता है। आप बातचीत जारी रखेंगे अमरेंद्र, और जो है और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित करते हुए वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा लोकसभा के भीतर। इस बिल को हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि पिछले 2 साल से हम लगातार कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल बैंक्स जिनके डिपॉजिटर्स को बहुत तकलीफ हो रही है उन डिपॉजिटर्स का प्रोटेक्शन के लिए और उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए और कोऑपरेटिव बैंक्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बैंक के नाते काम करते हैं उनमें जो बैंक के नाम उपयोग करते हैं या बैंकर या बैंकिंग के काम करते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इस बैंकिंग एक्ट के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट के द्वारा उनका डिपॉजिटर्स का प्रोटेक्शन के लिए ये अमेंडमेंट लिया जा रहा है। जी हाँ, फिर से रुख करते हैं अमरेंद्र गुप्ता अपने सहयोगी का, उनके साथ एक माननीय सांसद हैं। जी अमरेंद्र। जी प्रतिबिंब, इस वक्त इस बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ सांसद बाबुल सुप्रियो जी हैं। बाबुल जी, जो आज माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बिल दिया है, कितना ऐतिहासिक बिल और किस तरह से इसके फंक्शन को देखते हैं? देखिए, पहली बात तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये ऑर्डिनेंस ज़रूर लाया गया था जून में। उसकी वजह क्या है उन्होंने उसका भी वो किया, किसी ये ज़रूरत थी इसकी। कोविड की सिचुएशन में डिपॉजिटर्स के जो मनी है उसे सिक्योर करने के लिए जिस तरीके के हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स के जो हालात देखे हैं, जो चारों तरफ जो खबरें आई हैं, जिस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स कोलैप्स किया है, डिपॉजिटर्स के मनी को सुरक्षित रखने के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा और ये सरकार के पावर्स के अंदर है ऑर्डिनेंस लाना और आज उसको बिल के तौर पे उसको लेके आना। दूसरी बात, देखिए, विरोध करने के लिए विरोध करना ये कांग्रेस की एक बहुत बुरी आदत बन रही है। अब जब देश के हित में जब एक सरकार को चुना गया है और वो सरकार वही निर्णय ले रहे हैं जिसके बारे में सारे जो है जब जैसे
इन्होंने सुप्रिया सुले जी का नाम लिया कि उन्होंने आके बोला कि कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या होगा। हम सबको पंजाब महाराष्ट्र बैंक में क्या हुआ हमको मालूम है, और भी कई सारे बैंक है। तो आपको विरोध करना है, उसलिए आप हकीकत को पीछे छोड़ के आप विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 दशक में 430 कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो बैंक्रप्सी फाइल किया है, जबकि जो बैंक्स है वो अभी तक पिछले 2 दशक में उसकी तुलना में आप देखिए तो ये जहाँ तक अगर मैं ठीक सुना तो एक भी बैंक बैंक्रप्सी शायद फाइल नहीं की। तो ये दोनों की तुलना में आप देख लीजिए। दूसरी बात, अगर कोई कोऑपरेटिव मतलब बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक अगर उसको अगर बैंक नाम यूज़ करके बैंक की तरह चलाना चाहे तो डेफिनेटली वो आरबीआई के उस एम्बिट में आ जाएगा। कोऑपरेटिव कंट्रोलर ऑफ कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसके निगरानी में वो तो है ही, लेकिन जब वो बैंक शब्द यूज़ करेगा तो आरबीआई के भी निगरानी में वो आ जाएंगे, बिकॉज व्हेन इट इज गोइंग टू फंक्शन लाइक अ बैंक। और ये 1965 से हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहना कि ये स्टेट के कुछ लोगों ने बहुत टीएमसी ने भी सर इस बात को रखा कि ये स्टेट का मामला, स्टेट सौगत जी ने बोला कि ये स्टेट के राज्यों का हनन है। नहीं, ये लोगों को गुमराह करने की बात। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको विरोध करना है, इसलिए आप समझा भी गलत रहे हैं। आप स्टेट्स के साथ आपने डिस्कस किया कि नहीं है। ये कंकरेंट लिस्ट का मैटर अगर होता तो स्टेट के साथ ज़रूर डिस्कस किया होता, लेकिन यूनियन लिस्ट में जो पावर्स सरकार को दी गई है उस पावर के मुताबिक इस बिल को लाया गया, उस पावर को एक्सरसाइज करके बिल को लाया गया है। और उसीलिए उसमें क्लियरली स्टेट को डिस्कस करने की, स्टेट्स को मतलब स्टेट्स के राय लेने की कोई ज़रूरत इसमें है नहीं। और ये पावर सरकार की है, तो जो पावर सरकार की है उसी को एक्सरसाइज अगर किया जा रहा है, और इतनी बड़े पैमाने में लोगों ने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री चुने हैं। लोग बोल रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसकी फंक्शनिंग में एक सिस्टम आना चाहिए। और अगर वो अपने आप को बैंक कह रहे हैं तो इट हैज़ टू कम विद इन द एम्बिट ऑफ द वेज बैंक शुड फंक्शन। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से आज जो हुआ एक ऐतिहासिक बिल समझ लीजिए आज पास हुआ, और इसको जो जून में ऑर्डिनेंस के तौर पे लाया गया था, ये दर्शाती है कि ये सरकार जब जो काम करना चाहिए वो काम तब करती है। आप अगर ऑर्डिनेंस लाते हैं, और कोविड के सिचुएशन में थोड़ा बहुत एक अनसर्टेनिटी था कि कब ये पार्लियामेंट दोबारा बैठ पाएगी, ये तो मैं पार्लियामेंट स्पीकर महोदय और पार्लियामेंट के सारे स्टाफों को मैं जितना अच्छी बात कहूँ, जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। जिस तरीके सुचारू रूप से पार्लियामेंट के अंदर वो बैरिकेड्स लगाए गए और जो बंदोबस्त उन्होंने किया है, राज्यसभा से जो लोग बैठे उनको लोकसभा, इट्स एग्जेम्पलरी। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और देश दुनिया में पार्लियामेंट चलाने की इस तरीके का सोचा होगा इस तरीके से इस टाइम पे। तो कब पार्लियामेंट बैठेगी ये किसी को मालूम नहीं था। इस टाइम पे ऑर्डिनेंस सही वक्त पे लाना जो है ये इस सरकार की सबसे बड़ी बात है। किसी ने बोला कि आप स्टेट गवर्नमेंट को तहसीलदार की तरह, अरे भाई तहसीलदार भी बहुत इज्जतदार आदमी है, वो भी अपना काम अगर ना करें तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। और मोदी सरकार सबको सराहना करती है, सबके साथ काम करते, किसी को पीछे नहीं छोड़ती है। और उसीलिए मैं समझता हूँ कि अ गुड डिसीजन is a good decision if it is taken at a good time, in the right time. And I think the ordinance was brought at the right time and the bill has been passed. It's a historic moment for banking system in the country. It's a historic moment also for the sustainability of cooperative societies and cooperative banks, if they want to use the word bank and work within the ambit of the RBI guidelines in terms of a bank. It's a historic moment, and I'm very happy to have witnessed the entire thing and to be part of this the passing of the bill. Thank you so much. सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आज शून्यकाल में भी एक काफ़ी अहम मुद्दा टीएमसी की सांसद प्रतिमा मंडल जी ने उठाया। उन्होंने कहा कि मीडिया कवरेज के दौरान बहुत सारी संवेदनशीलता को रखना चाहिए और कुछ गाइडलाइन बननी चाहिए। उन्होंने हवाला दिया सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, चूँकि बॉलीवुड से भी आपका संपर्क रहा है। तो सर ये कितना अहम मुद्दा है? मीडिया को रिपोर्टिंग के टाइम पर जो गाइडलाइन की बात की गई है आज शून्यकाल में, इसको कितना अहम मानते हैं? देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जैसे हर इंडस्ट्री में गुड प्लेयर्स और बैड प्लेयर्स होते हैं, आपकी इंडस्ट्री में, मीडिया में भी गुड प्लेयर्स और बैड प्लेयर्स हैं। आप येलो कलर का शर्ट पहने हुए हैं, मैं वाइट कलर का पहना हुआ हूँ। ऐसे जर्नलिज्म में भी वाइट जर्नलिज्म है और येलो जर्नलिज्म भी है, आपको जानते हैं। अब फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है, फ्रीडम आपको इरेस्पॉन्सिबल नहीं बनाती है, फ्रीडम आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है। फ्रीडम जब आपको एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जब फ्रीडम आपको मिले
तो आप किस तरीके से उसे एक्सरसाइज करते हैं, उसी से आपका इज्जत बनती है। तो मीडिया को मज़ल करने वाला काम मोदी सरकार ने कभी की नहीं है। वो 1975 का जो दौर था, जो इंदिरा गांधी ने जो मीडिया को मज़ल किया था, वो एक काला क्षण और एक काला समय के तौर पे पूरी भारत की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। वो काम हम कभी नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म और जिसको ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ येलो जर्नलिज्म, ये आप ना करें। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म अगर आप करेंगे तो आपका ही इज्जत, अच्छा गाने गाएंगे तो वो अच्छा आर्टिस्ट के तौर पे जाने जाएंगे, अच्छा जर्नलिज्म करेंगे तो अच्छा जर्नलिज्म के तौर पे आप जाने जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आने से पहले आपने जो रिपोर्टिंग की, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने बहुत अच्छा सारी बातें बता दी। तो अगले बार जब मैं इंटरव्यू देने आऊँगा, मैं आपको एक अच्छा जर्नलिस्ट के तौर पर याद रखूँगा। यही तो चाहिए ना। अगर आप गलत चीज़ें बोले होते तो अगले बार मैं आता इंटरव्यू देने, लेकिन मेरे दिमाग में रहता कि ये येलो शर्ट पहना है तो हो सकता है येलो जर्नलिज्म करे। तो ऑल द बेस्ट। ये मुद्दा उठाया है, अच्छी बात है, लेकिन अपने आदमी, एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट का स्वाभिमान और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसका इज्जत बनती है। और मैं सबको यही विनती करूंगा कि आप उसी को मद्देनज़र रिपोर्टिंग करिए। थैंक यू सर। तो बहुत बड़ी बात कही बाबुल सुप्रियो जी ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया को भी आत्मलोकन करना चाहिए किसी भी खबर की रिपोर्टिंग के लिए। और जो मुद्दा आज इस शून्यकाल में प्रतिमा जी ने उठाया, ये काफ़ी अहम मुद्दा इसलिए भी माना जा सकता है कि बीते कई दिनों से मीडिया में जिस तरह की सुशांत की जो सुसाइड को लेके और जो मौत को लेके जो खबरें आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जा रहे थे। उनकी कई सारी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थी जिससे ये अंदाज़ा लगाया सकता कि मीडिया किस तरह से काम कर रही है। तो ये आत्मलोकन करने का समय है। और जिसकी बात की प्रतिमा जी ने, वो भी खासा था कि एक गाइडलाइन जरूरी है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन बनाई जाए जिस पे कार्य किया जाए। एक बार देख लेते हैं कि सदन के भीतर जब चर्चा हुई और जब इस विधेयक को रखा गया, बैंक कार्य विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को, उसके स्पष्ट किया कि ये पहले ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया था, फिर अब संशोधन विधेयक क्यों लाया जा रहा है, इस विधेयक की क्या खासियत है, क्या आवश्यकता है, क्या कुछ कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के भीतर। एक बार देख लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का हालात थोड़ा गंभीर होने के कारण लॉकडाउन के पीरियड होते हुए भी हमने एक ऑर्डिनेंस ले आने का मजबूर हुआ। कोऑपरेटिव बैंक्स का हालात बोलने के समय में ये ध्यान दिलाना चाह रही हूं कि 277 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स बहुत ही वीक है। 277 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं। 105 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनका अपना मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। मीनिंग 105 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स are unable to meet even the minimum regulatory capital requirement. So 47 having negative net worth, 47 का net worth negative है। फिर 328 urban cooperative banks are having more than 15% gross NPA. ग्रॉस एनपीए रेशियो 15% का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में एनपीए होने के कारण, मैं मार्च 2019 का डेटा बोल रही हूँ, ये सब ऐसे रहते हुए मार्च 2020 तक डेटा देखिए सर, पैंडेमिक के द्वारा स्ट्रेस कोऑपरेटिव बैंक में इंक्रीज हुआ विद ग्रॉस एनपीए रेशियोज ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स increased from 7.27% in March 2019 to over 10% in March 2020. Now, that ordinance will have to be replaced so that we are able to have 3 different things brought in, sir. Section 3 का amendment हो रही है, Section 45 का amendment हो रही है, Section 56 का भी amendment हो रही है. Now, amendments to 3 and 56 are clearly because बैंक के नाम रखते हुए जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शन करते हैं,
उनको कमर्शियल बैंक्स को जो रूल्स लगता है वही रूल उनको भी लगना चाहिए। बाय जी हाँ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं अमरेंद्र गुप्ता संसद भवन में, और उनके साथ माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी इस वक्त मौजूद हैं। जी अमरेंद्र। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस बिल पे बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल जी भी हैं। सर, जिस तरह से आज फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बिल को पास करते हुए कहा कि आरबीआई को और शक्ति देकर जो सहकारी बैंक को ठीक से काम करने के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बिल लाया गया है, इस बिल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल आज के इस कोविड-19 के वैश्विक चुनौती में समय की मांग थी। वित्त मंत्री ने जिस तरह से महाराष्ट्र पंजाब बैंक की बात की, जिस तरह से उन्होंने और कुछ कोऑपरेटिव बैंकों की बात की कि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कई हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि साहब, ये जो अमेंडमेंट हो रहा है इससे आप राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही हैं। तो भारत के संविधान के 7th शेड्यूल में 3 सूची स्पष्ट उल्लिखित है। जो 7th शेड्यूल में लिस्ट 1 है, उसमें जितने संघ के केंद्र के विषय हैं जो केंद्र पे जिस पे कानून बनाती है। लिस्ट 2 में जो राज्य के स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट बनाती है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र और राज्य के लिए समवर्ती सूची होती है लिस्ट 3 में, उसमें बनाती है केंद्र भी और राज्य भी बनाती है। तो आज निर्मला सीतारमण जी ने साफ कहा कि जो हम आज ये अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, ये हम 7th शेड्यूल के लिस्ट 1 में केवल संघ की क्षेत्र की हम कानून बना रहे हैं। अगर हमने समवर्ती सूची का कोई किया होता प्रावधान तो हम राज्य से कंसल्टेशन करते। उन्होंने जिस तरीके से हमारे तमिलनाडु के या केरला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो, हाँ, तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल है और बहुत साफ गोई से पूरे देश में एक संदेश गया है कि आज हम आरबीआई को एक रेगुलेटरी बॉडी है और वो कोऑपरेटिव बैंक पहले से ही उसको भी रेगुलेट करती है। आरबीआई का काम क्या है? आपने देखा कि जिस समय लॉकडाउन हो गया, मार्केट में पैसा नहीं था, तो उस समय आरबीआई ने अपना रिवर्स रेपो रेट कम किया, 0.75% किया। उससे क्या हुआ कि जो आरबीआई बैंकों को रुपया देती है उस पर ब्याज दर घटाया। वो केवल इसलिए कि उस लॉकडाउन में इकोनॉमी पे असर न पड़े, मार्केट में मनी का फ्लो रहे, इसलिए आरबीआई ने अपने बैंक के इंटरेस्ट रेट को घटाने का काम किया और उससे आपने देखा कि मार्केट में एक पैसे का फ्लो बना। तो इस तरह से आरबीआई पूरे देश के उस बैंकिंग प्रणाली को उसको रेगुलेट करती है कि बैंकिंग प्रणाली में बैंक्स सरवाइव करें, बैंक में एनपीए जितना न बढ़ जाए कि जिससे कि बैंक में डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को कोई ख़तरा पैदा हो जाए या बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना हो, तो फिर उसको भी आरबीआई मदद करती है। अभी 20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने जो अभी 20 लाख का आर्थिक पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ का, उसमें आपने देखा 3 लाख करोड़ एमएसएमई को दिया गया, 1,65,000 करोड़ कृषि के क्षेत्र में दिया गया और 20,000 करोड़ इसी तरह से बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन में दिया गया। तो इतने कदम उठाए गए। मुझे लगता है कि भारत ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम उठाया, आप देखिए कि पूरी दुनिया में जब कोरोना की चुनौती आई, चाइना के वुहान से उठा, तो जिस तरह से आज यूएसए में भी जो 2020 का फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी आई है, वहाँ भी आपने देखा कि -19% है। ऐसे इंग्लैंड हो, ग्रेट ब्रिटेन हो या यूरोपियन कंट्री हो, सभी जगह की जीडीपी आज माइनस में है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में 3.4% का हमने ग्रोथ अचीव किया है। क्यों? लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये चीज़ें तो बंद हो गई थी, लेकिन कृषि में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसका नतीजा ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने 6,000 रुपया
10 करोड़ परिवारों को दिया, या जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, या अब जिस तरीके से हम एक्ट लेकर के आ रहे हैं द फार्मर्स हमारे प्रोटेक्शन एम्पावरमेंट का एग्रीमेंट का, या प्राइस एसोसिएशन और फार्मर्स का हमारे एड्रेस का, तो ये सारी चीज़ें आज हम देश के इस कोरोना की चुनौती के साथ साथ देश की इकोनॉमी फिर कैसे ठीक हो उस दिशा में कार्य करें। तो आज ये जो बैंक का अमेंडमेंट था वो इस देश की बैंकिंग प्रणाली को और दुरुस्त करेगा। देश में जो तमाम राज्यों में हैं उन्होंने उल्लेख भी किया कोऑपरेटिव बैंक का कि 450 कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब डी-नोटिफाई हुए, मतलब उनको लाइसेंस मिला था। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो चिंता हमारी सरकार को है कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी सरवाइव करें, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स का भी एक योगदान है और तमाम जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का इस देश में योगदान रहा है और लोग डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा, उनका इंटरेस्ट सिक्योर हो सके, इसीलिए आज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर के आई थी। और ठीक है, विपक्ष को तो जिन्होंने जो बिंदु उठाए थे, आरोप लगाए थे, ज़्यादातर लोगों ने कहा ना कि ये कोऑपरेटिव बैंक पे हस्तक्षेप है, राज्यों में हस्तक्षेप, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कोऑपरेटिव बैंक के जो लॉज रहेंगे वो लॉज कानून वही रहेंगे। कोऑपरेटिव बैंक की जो मेंबरशिप है उसमें भी हम कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक के स्ट्रक्चर में, कोऑपरेटिव बैंक के रेगुलेशंस में, कोऑपरेटिव बैंक के लॉज में हम कोई चेंजेस करने नहीं जा रहे। कोऑपरेटिव बैंक की वर्किंग में कोई बदलाव न करके जो मैनेजमेंट लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उसको सही करने की बात कही है वित्त मंत्री जी ने। और वित्त मंत्री जी ने इससे पहले भी जब साल 2020-21 का जो बजट दिया था उस टाइम भी उन्होंने एक बात कही थी कि भविष्य में वो जो कोऑपरेटिव बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसको और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे, जिसके बाद बजट सत्र में मार्च में ये बिल लाया गया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने विड्रॉल कर लिया क्योंकि विपक्ष की कुछ आपत्तियाँ आई थी, उसको मॉडिफाई करके फिर से बिल लाया गया। सर, उस वक्त भी इस तरह की आपत्तियां थी, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि ये केंद्र सरकार का मैटर नहीं है, स्टेट का मैटर है और इससे राज्यों का हनन किया जा रहा है। वर्तमान में भी वो बात रखी गई, जबकि इस बिल में कहीं भी ये नहीं बोला कि आरबीआई रेगुलेटिंग एजेंसी है, 1965 से रेगुलेट कर रही है, तो बैंकों के कामकाज में तो हनन नहीं है। फिर भी सर किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बहुत स्पष्ट तौर से कह दिया कि हम राज्यों की रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप स्टेट को जैसे तहसीलदार की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वी हैव रेस्पेक्ट फॉर द तहसीलदार आल्सो। आर प्राइम मिनिस्टर खुद अपने को प्रधान सेवक मानते हैं, तो जब हम प्रधान सेवक मानते हैं तो मतलब वी हैव रेस्पेक्ट, मतलब एटलीस्ट फॉर तहसीलदार वी हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। तो ये आपका इस तरह से सरकास्टिक रिमार्क ठीक नहीं है। और उन्होंने साफ कहा कि हम आज जो अमेंडमेंट लेकर के आए हैं वो स्टेट के किसी भी हम उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो स्टेट सब्जेक्ट में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसमें केंद्र को भी लेजिस्लेट करने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार, और राज्य को भी है, तो अगर हम ऐसा अमेंडमेंट आज लेके आए होते तो उस अमेंडमेंट पे हम अपने उस राज्य को भी कंसल्ट करते। तो आज तो उन्होंने कह दिया कि अगर हम कभी इस तरह का कोई कानून बनाएंगे कि जिसमें राज्य भी उसमें कानून बना सकता है और वो समवर्ती सूची में होगा, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं 7 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम उसमें राज्य सरकार को विश्वास में लेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे। लेकिन आज का जो लेजिस्लेशन था वो लेजिस्लेशन केवल संघ सूची के 7 शेड्यूल का केंद्र से के परिधि में था, और आज का जो अमेंडमेंट है वो लेजिस्लेशन केवल संघ के विषय से सीमित है। तो इसलिए वो किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में न कहीं हस्तक्षेप कर रहा, न किसी राज्य के अधिकारों को कोई कम करने का आज इस अमेंडमेंट या इस एक्ट के माध्यम से होगा, न किसी कोऑपरेटिव बैंक के किसी लॉज में, किसी वर्किंग में, किसी उसके स्ट्रक्चर में या किसी उसमें कोई कहीं भी दखल नहीं होगा। ये केवल देश के अपने उन डिपॉजिटर्स को जो अपनी हार्ड मनी, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा एक एक करके जमा करते हैं, और इस तरह से अगर कोऑपरेटिव बैंक चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए या कोऑपरेटिव बैंक जिस तरीके से मतलब हो,
तो उसके इंटरेस्ट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आरबीआई प्रोटेक्ट कर सकती है, उस अमेंडमेंट को लेके आए थे और आज इस सदन ने पारित किया है। निश्चित तौर से आज देश की जनता में एक विश्वास जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कोऑपरेटिव बैंक में भी जो डिपॉजिट ने अपना डिपॉजिट किया है उनका हित सिक्योर रहेगा। सर, जिले से लेकर राज्य स्तर तक जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो सहकारी बैंक्स हैं, उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। वहाँ की स्टेट की जो कैपिटल है उसमें भी उनका योगदान रहा है। तो नए भारत के निर्माण के लिए सर इस बिल को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं सर? ठीक है, आत्मनिर्भर भारत कहिए, नया भारत तो है। आपने देखा कि कोविड-19 में जब हम देश में एक भी पीपी किट नहीं बना रहे थे, पीपी किट चाइना से आया और वो क्वालिटी के स्तर पे नहीं था, मानक पे, तो इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च IMCR ने कहा कि ये गुणवत्ता परक नहीं है। उस कंसाइंट को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया, वापस कर दिया। कितनी बड़ी चुनौती हो कि बिना पीपी किट के इस कोरोना वायरस का, जिसका भी कोई वैक्सीन नहीं है, ये वायरस 10 दिन तक जिंदा रहता है और ये कांटेक्ट ट्रेसिंग से होता है। इसके बाद कितनी बड़ी जोखिम चुनौती थी डॉक्टर्स को, वॉरियर्स को, आरोग्य सेवक को, पैरामेडिकल के। तो उस समय प्रधानमंत्री के मन में आया कि हमारा भारत क्यों ना आत्मनिर्भर बने, हम दूसरे देशों पे क्यों निर्भर करें। उन्होंने उसी दिन तय किया और आपने देखा आज 3 लाख पीपी किट हमारे देश में बन रहा है। आज हमने ऑर्डर दिया DRDO को, हमने और ऑर्डर दिया कि आज वेंटिलेटर्स भी बन रहे हैं, जो वेंटिलेटर्स भी हम बाहर से मंगा रहे थे, स्वदेशी IITs को हमने दिया है। और रक्षा के क्षेत्र में भी जिस तरीके से एक फैसला हुआ कि 100 आइटम भविष्य में अब भारत ही बनाए, तो इससे साफ हो गया कि जहाँ कोरोना एक हमारे लिए चुनौती थी, वहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आने वाले दिनों में भारत की निर्भरता चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, दूसरे क्षेत्रों में जो अभी दूसरे देशों पे है, वो हमारी निर्भरता कम होगी। और चाइना का तो हमने फैसला कर लिया, चाहे उनके 59 ऐप रहे हों, चाहे चाइना के सामान की खरीदारी रही हो, हमने निश्चय कर लिया। क्योंकि अगर वो चाइना एक हमारे साथ जिस तरीके से विश्वासघात करने की कोशिश कर रहा, हम शांति चाहते हैं, हम पड़ोसी की तरह से मित्रता चाहते हैं, और वो जिस तरह से 15 जून में गलवान घाटी में जो उन्होंने किया या पेंगोंग से किया, तो निश्चित तौर से आज पूरी दुनिया के सामने चाइना बेनकाब हो रहा है। तो आज निश्चित तौर से अगर इस देश के, आपने नए भारत की बात कही कि एक नया भारत बनना है या आत्मनिर्भर भारत की बात कही, तो कोई भारत तभी मजबूत होगा जब उसकी बैंकिंग मजबूत होगी, जब उसकी जो आर्थिक इकोनॉमी है, जो बेस करती है, उसकी प्रणाली, जो उसका सिस्टम है। तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे यहाँ ऐसी भी परिस्थितियाँ हुई, जब 2008 में भी इसी तरह से ग्लोबल रिसेशन आया था, उस समय यूरोप के, जापान के तमाम बैंक बंद हो रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ RBI एक ऐसा मैकेनिज्म है, जैसा आपने खुद कहा कि कोऑपरेटिव बैंक भी 65 से उसके अधीन में आया है, तो वो RBI ने भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने इस लॉकडाउन के दौरान देखा 2-2 बार RBI ने जिस तरीके से बैंकों की मदद के लिए आगे आया, अपने बैंक के इंटरेस्ट रेट को कम किया है। तो निश्चित तौर से ये इस बात का संकेत है कि ये बिल जो नए भारत के, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नींव का पत्थर साबित होगा। जी सर। तो प्रतिबिंब जी, साफ तौर पर जगदम्बिका जी ने कहा कि नए भारत के निर्माण में ये बिल जो है मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से इस बिल की बात की जा रही थी, जिस तरह से बिल की महत्ता की बात की जा रही थी, कोऑपरेटिव ढांचे में सहकारी बैंकों की एक बहुत बड़ी उपयोगिता रही है। और चूंकि केंद्र का ये विषय है, तो इसमें वो सारी चीज़ें भी आ गई हैं जो RBI को गाइडलाइन देनी थी, उसकी भी बात है। और उसको रेगुलेट करने की बात तो RBI कोई नए सिरे से नहीं कर रही, 1965 से वो रेगुलेशन का काम कर रही है। तो कुल मिला के मानसून सत्र का तीसरा दिन खासा अहम दिन और एक बहुत बड़ा बिल बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए, खासकर कोऑपरेटिव बैंकों की सुधार के व्यवस्था के लिए आज पारित किया गया है। जी, जानकारी के लिए और 2 माननीय सांसदों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता
संसद भवन के भीतर बातचीत कर रहे थे दो माननीय सांसदों से। चूँकि आज बहुत ही महत्व का बैंककारी और विनियमन संशोधन विधेयक 2020 आज पारित हुआ है और इस बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के पारित होने से पहले जो है बहुत सारे माननीय सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। दोनों ओर से, चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए चाहे विपक्ष की बात की जाए, तो सभी माननीय सांसदों ने अपने अपने इनपुट्स दिए और चर्चा में भागीदारी निभाई। और मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने इस विनियमन संशोधन विधेयक का विरोध किया। क्या कुछ कहते हुए विरोध किया, ये एक बार सुन लेते हैं। A humble appeal, Mr. Speaker, sir, through you to the Honorable Finance Minister is, let's leave the cooperative sector alone. If there have been instances of malfeasance in district cooperative central banks, in urban local cooperative banks, there are as many success stories, if not more, which have played themselves out over the past 7 decades. State governments are more than competent to discharge their function, and in a federal polity, this ordinance and the bill which seeks to replace it, Mr. Speaker, sir, is a frontal assault on the federal structure of the Constitution, and this will have long-term implications on the democratic polity of India. May I once again, through you, Honorable Speaker, sir, urge the Honorable Finance Minister to withdraw this bill and let this ordinance be disapproved by a statutory resolution. Otherwise, this House will be witness to another blow which is being dealt through federalism. हम आपको बता दें कि बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को पारित करने से पहले जो चर्चा हुई उसमें सौगतो रॉय, वरिष्ठ टीएमसी सांसद पिनाकी मिश्रा, सुनील दत्तात्रेय जैसे सांसदों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और अपनी अपनी बात सदन के भीतर इस विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर रखी। Mumbai. So that was why the bill was brought in a hurry. Sir, the cooperative bank structure in this country is huge. We have almost 1,544 urban cooperative banks. We have 352 district central cooperative banks and 34 state central cooperative banks. The total deposits of all these banks together will be 5 lakh crore each. So altogether it is around 10 lakh crores. Now the government says that the urban ordinance seeks to protect the interest of depositors and strengthen cooperative banks by improving governance and oversight, by extending powers already available with RBI in respect of other banks to cooperative banks as well. It will provide sound banking regulation, ensure professionalism, and enable their access to capital. Now, sir, the fact that the RBI managed to, within 13 days, get the Yes Bank moratorium out of the way and release funds, particularly, we are particularly happy because the Sri Jagannath Puri Temple Trust had in fact invested some monies in the Yes Bank, and that money was immediately returned. And therefore, much reviled as the RBI is, I must compliment the RBI for what it did in the Yes Bank case, and we are grateful to the RBI and the Finance Minister indeed for the very prompt action that they have taken, which is of course in stark contradistinction to what has happened in the PMC Bank, where after so many months the moratorium continues. And I have done this before. I will once again beseech the Honorable Finance Minister to take certain proactive steps that I'm sure she can, as advised both by law and by the powers that be, to ameliorate some of the grievances of these PMC Bank depositors who are in dire straits. Number of suicides have happened, and it's one of the saddest episodes and chapters in modern Indian history. So therefore, I once again urge you to kindly take proactive steps to ensure some immediate relief for the जहां सांसद तेजस्वी सूर्या और उसके अलावा कांग्रेसी सांसद केरल से उन्होंने भी चर्चा में हिस्सा लिया।
Post-amendment UPA government recommended a uniform law for all states in the country. The Parliament has passed a model law and sent to approval by the respective state government. After making amendments, if any, as corporation is a state subject, the central government has no such power to insist a common law for the whole country. As the economic, social, educational, cultural policy of each state is entirely different from one another, it is particularly impossible to implement a common law throughout the country. That the constitutional provision itself makes a distinction between a cooperative bank and other cooperative societies and applied the law enacted under entry 45 of list 1 of the 7th schedule to the cooperative banks. It thereby set at rest all controversy concerning the applicability of the BR Act 1949 to banks run by cooperative societies. It also made it clear that such banks are governed under entry 45 list 1 of the 7th schedule. Madam, the proposed bill only refers to such societies which are solely performing banking functions, and it is to be noted that incorporation powers are still with the state registrars, and therefore it requires the scheme envisioned by the Supreme Court. क्या इसके अलावा माननीय महिला सांसदों ने भी इस चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे बीजेपी की सुनीता दुग्गल हों, नुसरत जहां हों, उन्होंने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बिल को लेकर अपनी बात रखी. Cannot be issued without the prior approval of the state government. But this banking regulation ordinance provides for public issue of private placement of bonds. Therefore, it takes away the rights of the state government. Secondly, with regards, Madam, to the amendment of Section 12, by inserting Section 12, subsection 2, Roman 1, and 12, subsection 2, Roman 2, the inserted Section 12, subsection 2, Roman 1 states that no person shall be entitled to demand payment towards surrender of shares issued to him by a cooperative bank. What it states that the Banking Regulation Act 1949 is a law that regulates banking firm in India. It was passed as the Banking Companies Act 1949. It came into force from 16th March 1949 and was changed to the Banking Regulation Act 1949 from 1st March 1966. The Act empowers the Reserve Bank of India to, number 1, issue license to the commercial banks. Number 2, regulates shareholders' shareholding and voting rights. Number 3, supervises the appointment of boards and management. Number 5, control moratorium, merger and liquidation. Number 6, regulates the operations of banks, giving instructions for audit. Issues instructions to the banks in the interest of public welfare and banking policy, and impose a penalty on banks if required. The reason is because of this unplanned Tughlaq-like decision of demonetization. Madam, sir, my 6th question is, this frauds reported by banks, which I said in the first point, about 1 lakh and above fraud has increased by 28%. Who's responsible for this? May I request the government that Bank of Maharashtra, my colleague Mr. Imtiaz Jalil, MP for Aurangabad, is right when he told me that Bank of Maharashtra should not be privatized because it is running in profit. The government should not do it. And the last point which I want to know from the Honorable Minister when she stands up to reply is that this Modi government has this habit of encroaching upon, basically weakening the federalism, encroaching upon the state list. You know for a fact what is the state subject, what is the central list. Why is it that you bring such a legislation wherein, what are your designs? Why do you want to weaken the federalism of this country, which is the basic structure of the constitution? By bringing in such a legislation, sir, we know for a fact what is under the schedule 7, entry 32, entry 43. The honorable members have spoken on it. I don't want to highlight on it. And my last point, sir, is that about this proportional voting rights. Now, if they buy equity shares in cooperative society, it's a known fact. 1 member, 1 vote. Are you going to overrule that? And we are having a federal constitution. It is rightly pointed out by the mover of the statutory resolution.
Sri Manish Tiwari ji regarding the federal principles of the Constitution. See, absolutely, banking is within the purview of the union list, but at the same time, the cooperative sector is with the state list, and the state should be taken into confidence. I would like to know from the Honorable Minister whether the state governments were consulted, because when you are taking or encroaching into a subject which is within the purview of the state list in Schedule 2, whether the state governments were taken into confidence before making a legislation on a subject in which the state government is also having the authority to legislate. And though banking is in the union list, I fully agree that the cooperative banks are in the state list. So the cooperative sector in India has played a very pivotal role, played a very important role in the banking industry. There are 1,540 cooperative banks in the urban sector, and the depositor base, so many members have already spoke, 8.6 crores having total savings of 5 lakh crore. Sir, to my experience in my state of Kerala, we are having a very rich experience of successful functioning of the cooperative sector in our state. Capitalist world, sir, capitalist world stands for I, मतलब सिर्फ मेरे लिए. Communist world stands for us, but the cooperative world stands for we, मतलब हमारा. तो ये हमारा की जो concept है, ये concept को बचा रखना जरूरी है. सर, मैं ये सब 2-4 मुद्दा उठाना चाहते हैं कि सब ये कह दे हमारा वित्त मंत्री कि ये जो एनपीए, हमारा नेशनल बैंक पे एनपीए और कोऑपरेटिव बैंक पे एनपीए की फर्क क्या है. और दूसरी बात सर, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन नेशनलाइज्ड बैंक पे कितना होते हैं और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कोऑपरेटिव बैंक में कितना होते हैं. सर, देयर इज ए हिडन एजेंडा behind the legislation to convert the cooperative bank into a private sector bank. And since 1993, RBI has been persisting on this objective. जहाँ बैंक कार्य विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सांसदों ने हिस्सा लिया, और जब चर्चा समाप्त हो गई तो समय था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब का. ये स्टेट का अधिकार के लिए उल्लंघन है, आप इसमें कैसे आपके पैर रख रही हो, ये स्टेट फेडरलिज्म का रिस्पेक्ट नहीं करता है वगैरह. पार्लियामेंट का कॉम्पिटेंसी इस विषय को लेजिस्लेट करने का बिल्कुल है, क्योंकि हम बैंकिंग के एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाह रहे हैं जो एंट्री नंबर 45 में है. इसीलिए नया नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं. हमारे पावर के अंदर जो है बैंकिंग का रेगुलेट करने के लिए उसी को तो उपयोग कर रहे हैं. जी हाँ, चर्चा के बाद ये बिल आखिरकार पारित हो गया है लोकसभा के भीतर. अब बात कर लेते हैं शून्यकाल की भी. टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल ने आत्महत्या जैसे संवेदनशील मामलों की कवरेज के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग की. The loss of life as Hitwicket and Kaipoche, the Indian media marked a new low while covering the unfortunate suicide case of Mr. Sushant Singh Rajput. Not only that, circulating images and asking insensitive questions to the relatives and close ones increases their pain, their anguish and suffering. This is extremely disrespectful even of the deceased. Already when times are so difficult, this form of heartless reporting causes severe impact on young minds who are inspired by the person who has passed away. These also sometimes trigger this mind to take same steps, and this did happen already. The very next day, a teenager committed suicide, and then a series of such incidents came to our knowledge. Major countries around the world either follow WHO guideline or have formulated their own laws for sensitive reporting of suicide cases. It is high time India also formulate a law in this direction, and until that happens, government must issue a set of guidelines for coverage of sensitive cases by the media.
कांग्रेस के सांसद अनुमूला रेवांत रेड्डी ने भी शून्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय को उठाया। श्रीशैलम पावर प्रोजेक्ट, इट इज़ कम्स अंडर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बॉर्डर। वहाँ पर 900 मेगावाट्स पावर प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट कम्स अंडर तेलंगाना। अगस्त 20 को वहाँ बहुत बड़ा दुर्घटना हुए, उसमें 9 कर्मचारी लोग जान चले गए और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ प्रॉपर्टी नुकसान हुए। मगर इसके कारण प्रदेश सरकार ने उसके मेंटेनेंस के लिए गैसों बहुत साल से कोई उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दिए। उसके बार बार वो कर्मचारी उन लोग ऊपर लेटर लिखे तो भी उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दिए। इसके वजह से वहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट एक्सीडेंट होकर 9 कर्मचारी जान चले गए। वहाँ पर अभी तक राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर ने पर्यटन नहीं किए। उनके परिवार को कम से कम एक भरोसा देने के लिए भी कोशिश नहीं किए। ये नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन कोड नंबर 850 के हिसाब से कुछ मेंटेनेंस था। टाइम एंड अगेन यूनियन गवर्नमेंट सजेशन दिए तो भी प्रदेश सरकार ने वो मेंटेनेंस नहीं किए। इसके वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। इसके ऊपर सीबीआई के जांच चलना है। इसमें ये जो पावर प्रोजेक्ट एक्सीडेंट होने के वजह से हर दिन 15 करोड़ रुपए राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी केरल सरकार की कार्यप्रणाली को उद्घाटित करता हुआ एक विषय उठाया। Kerala's communist ministers have come under severe criticism by Kerala High Court for appointing their close relatives as heads of PSU and government bodies. From smuggling to drug cartels, housing scam to e-mobility, brewery scam to fraud in public service commission examinations, to custodial death in police, the Kerala communist government has surpassed crimes of every communist regime from Colombia to Venezuela, Cuba to North Korea in just 4 years of governance. Sir, though my party is not in the principal opposition, it is raising its voice. However, sir, I just need 30 seconds, sir. Sir, this is a very important issue, sir. The kind of police brutality that is taking place. No photo. Sir, the kind of police brutality that is taking place is highly condemnable. Sir, in Kannur, the communist government is physically beating up protesters, including women protesters, sir. I request every conscientious member of this house to take serious cognizance of this suppression of democracy in Kerala and condemn. वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड से जुड़ा हुआ एक विषय शून्यकाल के दौरान उठाया। मैं जिस इलाके और जिस राज्य से आता हूं सर, उस इलाके में आज के समय पूरे झारखंड राज्य में चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। पिछले साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 55,000 कुल क्राइम हुए थे। अभी कोविड के बाद जबकि पूरे देश में जो है ख़त्म हो गया, अपराध जो है कम हो गया, लेकिन हमारे यहाँ 75,000 से ज़्यादा जो है अपराध अभी तक में रजिस्टर हो गए हैं सर। और इतना ही नहीं, 1855 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले, 1857 के पहले 1855 में जो सिद्धू कान्हू जी ने जिन्होंने की बिगुल बजाया था स्वतंत्रता का, उनके वंशज तक की हत्या हो चुकी है सर। और हमारा राज्य तिरुपति से पशुपति एक तरफ चीन के PLA से ग्रसित है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ISI एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और आपको ध्यान हो अध्यक्ष महोदय कि नेटफ्लिक्स पे अभी बहुत बढ़िया सीरियल चल रहा है जामताड़ा जो साइबर क्राइम का इस देश का कैपिटल है, वो भी हमारे इलाके में है। और ये सारी घटनाएं बढ़ने के पीछे जो कारण है सर कि वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद DGP की जो नियुक्ति है वो UPSC करती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और गृह मंत्रालय और UPSC के बार बार मना करने के बावजूद भी वहां राज्य सरकार एक प्रभारी DGP को पिछले 6 महीने से कंटिन्यू की हुई सर। UPSC के मना करने के बाद भी वो कहती है कि UPSC का मेरे पोस्टिंग में कोई रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है, गृह मंत्रालय का कोई रोल नहीं है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म करें और यदि राज्य सरकार नहीं मानती है तो उस महाराष्ट्रपति शासन लगाएं। यह कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय शून्यकाल के दौरान उठाया। राष्ट्रपति जी से, राष्ट्रदूत, प्राइम मिनिस्टर से पत्रकार, राजा से प्रजा, सब चाइनीज निरीक्षण की चंगुल में फंस गए हैं। इससे निपटने के लिए कोई रास्ता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सर ये सही है कि
हमारे देश में कोरोना की एग्रेशन चाइना से हुआ, हमारा देश में लद्दाख में फिजिकल एग्रेशन चाइना कर रहे हैं, अभी डिजिटल एग्रेशन वो भी चाइना कर रहे हैं। तो हमारी जो निरीक्षण जो चंगुल में सारे देश फंस गए हैं, ये सरकार को क्या पता नहीं है? बाहर से कोई कंपनी इस तरीके की निरीक्षण करते रहे और हमारा नेशनल सिक्योरिटी कहाँ जाए? हमारा नेशनल सिक्योरिटी तार तार हो रहे हैं, हमारा नेशनल सिक्योरिटी तार तार हो रहे हैं। सर हमारे आईटी मिनिस्टर है, आईटी मिनिस्टर है सर, आईटी मिनिस्टर को दरखास्त करूंगा सर खत्म हो गया, सर खत्म हो गया। आईटी मिनिस्टर को दरखास्त करूंगा कि यू शुड बिल्ड इम्प्रेग्नेबल फायरवॉल टू रेजिस्ट दिस न्यू मेनासिंग। जी हाँ, अगर देखा जाए तो मॉनसून सत्र की लोकसभा के 3 दिन की कार्रवाई काफ़ी फलदायी रही। 5 विधेयक 3 दिन के भीतर पारित हो चुके हैं और शून्यकाल के दौरान भी अलग अलग दल से जुड़े हुए माननीय सांसद अपने विषय और मुद्दों को उठा पाए हैं। जी हाँ, लोकमंच में आज के लिए इतना ही। लोकमंच में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।